दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ सेट टीजीटी पेज तैयारी करते हैं। प्यारे बंधुओं, ये क्लास यूजीसी नेट के लिए विशेष रूप से संचालित की जा रही हैं। यहाँ पर हम यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के मॉक टेस्ट कर रहे हैं और बड़े बेहतरीन प्रश्न हैं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। लाइक करें, चैनल को शेयर करें, एक छोटा सा कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी। चलते हैं प्रश्नोत्तरी करते हैं। हमारा यहाँ पर देखो, इंग्लिश में भी प्रश्न मेंशन है और हिंदी में भी है। जिनको जो सुविधाएं हो उस तरीके से आप समझे। प्रश्न बनता है कि प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निम्नलिखित का अवसर प्रदान करता है। अब आप जानते हैं प्रशिक्षण का अर्थ क्या होता है। प्रशिक्षण का अर्थ है नियमित रूप से दी जाने वाली शिक्षा। ठीक है, जो शिक्षा हमें नियमित रूप से दी जाती है वो प्रशिक्षण हो गया। शिक्षण से आप अवगत ही हैं। तो निम्नलिखित का अवसर प्रदान करना है। क्या अवसर प्रदान होता है प्रशिक्षण की तुलना में शिक्षण का लक्ष्य निकल करके आता है। तो हम देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ ए दिया गया है कि अनुशासित अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवस्थित विचारों का अग्रसर। ठीक है। अब दूसरा है कि साझेदारी और सावधि सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख होता है। तीसरा है कि मान्यताएं एवं मूल्यों को स्थापित करना जो अभिवृत्ति परिवर्तन की ओर ले जा सके। फिर चौथा है कि उन विचारों में साहचर्य बनाना जो परस्पर भिन्नता एवं अभिन्नता रखते हो। और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा, बता दूं आपको, करेक्ट आंसर हमारा जाएगा कौन सा, हमारा 2 नंबर करेक्ट जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि प्रशिक्षण के साथ यदि शिक्षण को दोनों को ऐड किया जाए। यहाँ पर देखिएगा हमें क्या निकल कर आता है, शेयरिंग एंड केयरिंग लीड्स। ठीक है, साझेदारी और सावधि सहित प्रतिभाग जो समीक्षा एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख हो। अब यहाँ पर आप कहेंगे साझेदारी तो आप जानते हैं कि शेयर करना होता है, लेकिन सावधि का अर्थ मैं आपको बता दूं कि जो निश्चित कार्यकाल में किया जाए, यानी जो कार्य निर्धारित अवधि में संपन्न होता है। तो जो प्रशिक्षण है ना, ट्रेनिंग जो हम लेते हैं ना, ट्रेनिंग जैसे आपने बीएड की ट्रेनिंग ली या आपने जिस भी विषय की ट्रेनिंग ली, तो उसका एक जो अर्थ मतलब वो यहाँ सावधि का अर्थ अवधि से होता है, ड्यूरेशन होता है कि जिस अवधि तक आपने ये काम किया है। तो सावधि का अर्थ निर्धारित अवधि में संपन्न होने वाला कार्य हो गया। तो सहित प्रतिभाग, प्रतिभाग का अर्थ भी आप समझते हैं कि सहभागिता देना। ठीक है, सहभागिता हो गया या भाग लेना या सम्मिलित होना। तो प्रतिभाग साझेदारी और सावधि सहित प्रतिभाग जो समीक्षात्मक एवं सृजनशील विमर्श की ओर उन्मुख हो। ठीक है, सृजनशील का मतलब आप समझते हैं कि नए रूप से किसी कार्य को प्रकट करना, है ना। समीक्षा का अर्थ भी आप समझते हैं। तो यहाँ पर बंधु हमारा बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा। अब जब आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न यहाँ देखो, अपनी पिछली वीडियो में आपको बता चुकी हूँ कि स्पष्ट रूप से हमारे पाठ्यक्रम में यूजीसी नेट के ये सिलेबस नहीं है कि हमें गैने का सिद्धांत पढ़ना है या हमें मास्लो का सिद्धांत पढ़ना है या हमें सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत पढ़ना है। ये चीज़ें मेंशन नहीं है। पर ये शिक्षण अभिवृत्ति के अंतर्गत जो टॉपिक है मनोविज्ञान से संबंधित, तो यहाँ पर पूछ ही लिया जाता है। तो गैने के अधिगम अनुक्रम में कौन सा अधिगम प्रकार संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले आता है। अब बंधु यहाँ पर आपको बताना चाहूंगी मैं कि संप्रत्यय का मतलब क्या होता है। ठीक है, संप्रत्यय का मतलब हुआ कि जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में व्यवस्थित करना या व्यवस्थित करना सिखाए। ठीक है, व्यवस्थित या अनुप्रिय करना सिखा दे, वो क्या है, संप्रत्यय है। मतलब एक मतलब लाइन से बता दे, एक कहते हैं ना कि क्रम से बता दे, कोई चीज बताना हो तो क्रमानुसार बता दे, तो वो क्या है, संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले। अब कौन सा आता है, तो जब तक आप गैने का सिद्धांत आप नहीं पढ़ेंगे तो आपसे नहीं बनेगा ये। ठीक है, कौन सा सिद्धांत कब आता, नीचे है कौन सा ऊपर है। तो पहले तो संकेत आता है, संकेत इनका संकेत अधिगम है, फिर उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है, फिर श्रृंखला अधिगम है, फिर इसके बाद शब्द साहचर्य अधिगम है, फिर विभेद अधिगम है, फिर संप्रत्यय अधिगम है। तो संप्रत्यय कह रहा है कि संप्रत्यय अधिगम के तुरंत पहले कौन सा आता है। तो बंधु यहाँ पर जो आता है वो डी नंबर विभेदन अधिगम आता है। ठीक है, डी नंबर हमारे यहाँ पर करेक्ट होगा। तो ये जब आप गैने का अधिगम सिद्धांत है, आप देख लेना, इसका अनुक्रम गूगल कर लेना तो वहाँ आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा यहाँ पर डी नंबर बंधु जो करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। अब जब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न फिर बनता है कि अधिगमकर्ता के विकास की कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम के संवर्धन के लिए पर्याप्त गुंजाइश रहती है। अब देखो, संप्रत्यय अधिगम फिर आ गया। मैं अभी बताई कि गैने के अनुसार
जो अधिगम व्यक्ति में किसी वस्तु या घटना को एक वर्ग के रूप में, ठीक है, अनुप्रिय करना सिखा दे, ठीक है, एक वर्ग के रूप में रखना सिखा दे, क्रमानुसार बता दे, तो वो संप्रत्यय अधिगम हो गया। तो मतलब अधिगमकर्ता के विकास में कौन सी अवस्था में संप्रत्यय अधिगम की पर्याप्त गुंजाइश हो जाती है, वो कौन सा। तो अभी देखो संप्रत्यय अधिगम की पर्याप्त गुंजाइश तब नहीं आएगी ना तो शैशवावस्था में, न बाल्यावस्था में, और ना ही पूर्व किशोरावस्था में, ठीक है। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो होगा बंधु वो सी नंबर करेक्ट होगा, किशोरावस्था में ये हमारे समक्ष ये प्रस्तुत होता है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आ गया। अगला प्रश्न फिर आता है कि शोध की निम्नलिखित में से किस विधि में परिकल्पनाएं आमतौर से व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में आती है, ठीक है, अव्यक्त रूप में होती हैं। अब यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं कि विवरणात्मक शोध जो है, विवरणात्मक सर्वेक्षण है, वो वर्तमान की बात करता है, ठीक है। ऐतिहासिक शोध है, प्रयोगात्मक विधि है और कार्योत्तर विधि। तो प्रश्न ही कह रहा है कि किस विधि में परिकल्पना जो है वो कैसे होती है, व्यक्त होने की अपेक्षा, मतलब व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में होती है। अव्यक्त यानी मतलब जो तथ्य हमारे समक्ष होता ही नहीं है उसको हमको खोजबीन करना रहता है, या पुराने तथ्य से, पुरानी पुस्तकों से उसका हमें निकाल करके शोध विधि को प्रारंभ करना होता है। तो यहाँ पर हम केवल ऐतिहासिक विधि, हिस्टोरिकल मेथड ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जहाँ पर कि व्यक्त होने की अपेक्षा अव्यक्त रूप में हमें कार्य करना होता है। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न फिर हमारे समक्ष आता है कि निम्नलिखित में से गुणात्मक शोध के लक्षणों की पहचान करना है, ठीक है। गुणात्मक शोध और मात्रात्मक शोध दोनों ही आपको देख लेना है, ठीक है, यहाँ से प्रश्न बन ही जाता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं कि मेरा जो गुणात्मक शोध है उसको देख लेते हैं, हमारा करेक्ट आंसर बंधु क्या निकल कर आना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन दिया गया है कि शोधकर्ता वर्तमान अथवा विगत की स्थितियों में निमग्न रहता है, या शोधकर्ता अध्ययन के असंलग्न रहता है ताकि वह पूर्वाग्रह से बच सके, या संदर्भ युक्त सामान्यीकरण विकसित करता है, या फिर यह तार्किक प्रत्यक्षवादी दर्शन पर आधारित है, या यह एक विकासशील शोध अभिकल्प का अनुप्रयोग करता है। अब देखो जब तक इसका कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक ये प्रश्न बनना इतना आसान नहीं है, ठीक है, इतना संभव नहीं है कि ये एक झटके में प्रश्न आपसे बन जाएगा, ठीक है। तो अभी हम जानते हैं कि जो गुणात्मक शोध है उसमें आगमनात्मक शोध पद्धति का उपयोग किया रहता है, ठीक है। गुणात्मक में आगमनात्मक शोध पद्धति का और मात्रात्मक में निगमनात्मक शोध पद्धति का। तो जब तक इस कंसेप्ट आप पहले इसको देख लें अपना अच्छे से, और यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा बंधु सी नंबर निकल कर आएगा। यहाँ पर ACE हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, यहाँ पर हमारा सी नंबर करेक्ट निकल कर आएगा, ACE हमारा करेक्ट उत्तर होगा, ठीक है। यहाँ पर आप वीडियो को एक बार देख लें ऐसे पॉज करके कि ACE हमारा A है, C है, और ये हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अब आगे फिर चलते हैं जब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, देखो ये भी काफी बड़ा बड़ा है कि मानवीय जिज्ञासा में विश्वसनीयता एवं सार्थकता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक शोध संस्थान में शोधन आचार का अनुपालन होता है। फिर दूसरा हमारा तर्क है कि शोध में ICT तथा उनका अनुप्रयोग जहाँ कहीं भी हुआ है इसने अनुसंधान कार्य में आचारगत विसंगतियों को बढ़ाया है। तो हम देखते हैं जो आचारगत विसंगतियों को बढ़ाया है यही बात यहाँ पर, ठीक है, गलत है, ठीक है। सो हमारा कथन ए सही है, लेकिन कथन हमारा एक सही, कथन दो हमारा गलत है। तो हमारा कथन एक सही, कथन दो हमारा, यही हमारा सही करेक्ट उत्तर होगा। अब जब हम अगले प्रश्न की ओर आते हैं तो अगला प्रश्न बनता है कि कक्षा संप्रेषण के प्रभाव को इस प्रकार विनियमित किया जाए कि उसका यह परिणाम हो। अब यहाँ पर आप संप्रेषण का मतलब समझते हैं कि बातचीत होता है, कम्युनिकेशन करना, और आपको विनियमित का अर्थ निकालना है, ठीक है। तो विनियमित का अर्थ होता है सूचना व आदेशित करना, ठीक है, कथित बात या जिसके संबंध में आज्ञा दी गई हो या फिर जिसके लिए आज्ञा या सूचना दी गई हो, ये हो गया विनियमित। तो कक्षा संप्रेषण के प्रभाव में इस प्रकार विनियमित मतलब कोई बात इस तरह कही जाए, या कोई बात इस तरह आदेशित की जाए, या कोई बात इस तरह सूचित की जाए कि उसका परिणाम यह निकल कर आए, यह परिणाम निकल कर आए। तो विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, या यह निकल कर आए कि ऊर्ध्वाधर अविकल्प संप्रेषण हो रहा है, या बैक रूप अधिगम निकल कर आए, या फिर प्रतिपुष्टिभूत न्यूनतम अवसर निकल कर आए। तो बता दो यहाँ पर देखो जो बात विनियमित की हो रही है कि यानी सूचना दिया जाए कक्षा संप्रेषण के को और प्रभावी बनाने के लिए। तो जब कक्षा संप्रेषण हमारा प्रभावशाली हो जाएगा तो यहाँ क्या निकल कर आएगा कि विचारों एवं सूचना का आदान प्रदान जो है वो अच्छे से हो रहा है, ठीक है, यही बात निकल कर आएगी। तो हमारा A नंबर बंधु यहाँ पर करेक्ट आंसर है।
अब जब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, फिर से हमारा प्रश्न आता है कि जनसंचार में चयनात्मकता के चरणों का सही क्रम पहचानना है। ठीक है, यहाँ पर हमें तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। अब जनसंचार आप समझते हैं मॉस कम्युनिकेशन है। अब ऐसा संचार में मतलब किया जाए, संचार के चरणों का चयन किया जाए कि मतलब जो हमारे सार्थक सिद्ध हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम किसको लाएंगे? ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सबका अर्थ समझा दूं कि उद उद जो यहाँ पर उद्भाषण है ना, उद्भाषण का अर्थ होता है प्रकट करना। ठीक है, फिर हम दूसरा देते हैं अवरोधन का अर्थ क्या है? तो जो अवरोधन है मतलब रोक देना, बाधा उत्पन्न करना हो जाता है। अभिवृत्तिक परिवर्तन क्या है? ये होता है कि यदि हमारे अंदर सकारात्मक कोई बात है तो वो और अधिक सकारात्मकता के रूप में निकल कर आए, और नकारात्मक बात है तो और ज्यादा नकारात्मकता निकल कर आते। कहते हैं ना कि वो कोई कोई फला व्यक्ति जो है ना बड़ा एटीट्यूडनल है, मतलब बड़ा एटीट्यूड दिखाता है। ठीक है, या ये कहें कि उसकी प्रवृत्ति, उसकी अभिवृत्ति ही ऐसी है कि बड़ा झगड़ालू है वो। ठीक है, तो ये हो गया अभिवृत्तिक परिवर्तन। और दूसरा एक अवबोधन का मतलब होता है कि ध्यान देना, प्रकट करना। जैसे बोध मतलब अब को हटा दे तो बोधन हो गया। बोध से मतलब हम समझते हैं कि किसी बात को बड़े अच्छे से जांच परख कर सामने लाना। अवधान का मतलब क्या होता है? ध्यान देना, प्रकट करना। अब यहाँ पर अवधान है ना, तो हमें लगता है कि अटेंशन कहते हैं ना, अटेंशन। तो ये आप परीक्षा में भी ऐसा करना कि आप इंग्लिश वर्ड पे फ्रेंड्स ज्यादा ध्यान देना। जब इंग्लिश वर्ड पर आप ध्यान देंगे तो आपका ये जो परेशानी है ना बहुत जल्दी दूर होगी। तो यहाँ पर हमारा जो क्रम बनता है, सबसे पहले आता है क्या? सबसे पहले बंधु हमारे समक्ष प्रकट होकर आता है क्या? हमारा ए नंबर। ठीक है, पहले हमारा क्या? उद्भाषण आएगा, फिर अवधान आएगा। ठीक है, पहले उद्भाषण यानी प्रकट करना किसी बात को, फिर अवधान यानी उसी बात पर ध्यान देना। ठीक है, अवधान आने अटेंशन, ध्यान देना। फिर उसके बाद आता है अवबोधन, बात को ध्यान देने के बाद ज्ञान का को प्रकट करना। ठीक है, अवबोधन आएगा, ज्ञान को प्रकट करना। फिर इसके बाद क्या होता है? हमारा आता है, ठीक है, अवरोधन आता है। जब किसी बात को आप ध्यान से प्रकट कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें अवरोध उत्पन्न होकर के आ जाता है। ठीक है, फिर हमारा अभिवृत्तिक परिवर्तन है। तो यहाँ पर बंधु हम देख लेते हैं AEDBC हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो आप देख लेना, यहाँ पर हमारा डी नंबर करेक्ट होगा, AEDBC। ठीक है, अब जब आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ये तो भाई सभी से बन जाएगा। ठीक है, ये सबसे बन जाएगा। गैर मौखिक संप्रेषण क्या है? फिर श्रवण क्या है? फिर तदनुभूतिक वार्तालाप क्या है? फिर संप्रेषण द्वारा प्रतिबलन क्या है? ठीक है, तो यहाँ पर इधर ऑप्शन 2 भी हमारा दिया गया है कि किसी व्यक्ति के स्वयं के आत्मविश्वास को प्रदर्शित करना। तो पहले आप तो देख लो कि गैर मौखिक संप्रेषण क्या है। यदि 1 2 भी आपको यहाँ से मिल जाता है तो ये प्रश्न आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। अब देखिए गैर मौखिक संप्रेषण क्या है? तो वो संप्रेषण, ठीक है, वैसा संप्रेषण वैयक्तिक संप्रेषण का अधिक स्थान लेता है। कौन? गैर मौखिक संप्रेषण या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो हम देखें कि पहले का हमारा ये दूसरा नंबर यहाँ पर करेक्ट है। और लिसनिंग का अर्थ क्या होता है? श्रवण करना। तो यहाँ पर हो गया श्रवण करने के लिए। श्रवण हम किसका करते हैं? संदेशों का। ठीक है, संदेशों के अभ्यंतर के में सहायक होना। ये थोड़ा सा आप बड़े ध्यान से इसको आप समझेंगे कि श्रवण का अर्थ क्या होता है। ठीक है, या गैर मौखिक संप्रेषण का अर्थ क्या होता है, तो इसको आप अच्छे से कर लेंगे बंधु। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा अपने करेक्ट आंसर की ओर ले चलना चाहूंगी कि गैर मौखिक संप्रेषण का मतलब होता है वैयक्तिक संप्रेषण का अधिक स्थान लेना। ठीक है, जो आता है तदनुभूत वार्तालाप, तो इसमें है कि दूसरों के दृष्टिकोण में से वस्तुओं को देखना है ना। तदनुभूत या मतलब का अर्थ ही होता है कि दूसरों के दृष्टिकोण से देखना है ना, किसी वस्तु को देखना। तो हमारा जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है बंधु यहाँ पर, तो बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप देख लेना एक बार वीडियो को पॉज करके, कहें तो मैं इसको छोटा कर दूं, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि हमारा किसके साथ क्या जाता है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है वो बी नंबर निकल कर आता है। अब जब आगे प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न फिर हमारे समक्ष एक आता है। अच्छा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन में न्याय वाक्य के अवयवों के क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। अच्छा, वीडियो काफी बड़ी हो जाती है क्योंकि इसमें एक्सप्लेन करना होता है तो वीडियो बड़ी हो जाती है बंधु। यहाँ पर न्याय दर्शन में न्याय वाक्य के अवयवों का हमें क्रमानुसार लगाना है। तो ये आपके लिए सरल प्रश्न है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन। तो हम जानते हैं कि पहले आता है प्रतिज्ञा, फिर आता है उदाहरण, फिर आता है हेतु, फिर आता है उपनय, और फिर आता है निगमन। निगमन लास्ट में आता है और प्रतिज्ञा पहले आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने करेक्ट आंसर का चयन कर लेते हैं।
देखते हैं कि प्रतिज्ञा पहले है, तो ए नंबर तो बंधु सभी में है। इसके बाद प्रतिज्ञा के बाद उदाहरण आता है। उदाहरण हम देखेंगे किस नंबर पर है, हमारे सी नंबर पर उदाहरण दिया गया है। ठीक है, सी नंबर पर हम देखते हैं उदाहरण यहाँ पर मेंशन है। तो इसके बाद हम देखते हैं ए के बाद सी यहाँ भी है, ए के बाद सी यहाँ भी है। अब हम देखते हैं कि सी के बाद हेतु कहाँ पर आता है। हेतु बी नंबर पर है। ठीक है, तो बी नंबर पर हमारा ये वाला है। तो हम यहाँ पर करेक्ट आंसर का अपने चयन कर लेते हैं, ये वाला हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब एक और प्रश्न है हमारा। ठीक है, नैक के बारे में, नैक इंपॉर्टेंट है और मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है कि किस किस इकाई से कौन से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है जिसको आपको तैयार करना है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के मूल्यांकन के संबंध में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ए मतलब नैक द्वारा निर्धारित मानदंडों के निम्नलिखित में से कौन से भाग है। अब यहाँ पे ये आपको बताना है कि नैक के कार्य क्या है, मतलब नैक क्या क्या कार्य करती है। यहाँ पर ऑप्शन आपको कोट में दिया गया है। ठीक, यहाँ पर प्रश्न को हमें ऐड करने में या प्रश्न को सॉल्व करने में थोड़ा समय लग सकता है। समय क्यों लगता है, क्योंकि बंधु यहाँ पर जो है कूट में प्रश्न आ जाता है। और हम जानते हैं कि राष्ट्रीय प्रत्यायन जो मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद है यूजीसी द्वारा 1994 में स्थापित एक स्वायत्त निकाय संस्था है जिसका कार्य क्या है, शिक्षण संस्थानों का मूल्यांकन एवं प्रत्यायित करना इसका कार्य है। अब यहाँ पर देख लेते हैं किसका कार्य क्या है कि पाठ्यचर्या संबंधी पहलू, शिक्षण और अधिगम मूल्यांकन करना, परिणामों को हासिल करने में सतत सुधार करना, या फिर अनुसंधान और नवाचार विस्तार करना, या फिर यहाँ पर सुविधाएं और तकनीकी सहायता। तो आप बड़े ध्यान से देखिए क्या नहीं है इसमें। ठीक है, कौन सा नहीं है। तो हम एक चीज पहले नोटिस कर लेते हैं कि जो इसका कार्य है ना वो डी नंबर नहीं है। ठीक है, मतलब डी नंबर कहने का से कि रिसर्च में अनुसंधान और नवाचार विस्तार, ठीक है, ये इसका कार्य नहीं है। डी नंबर को तो पहले आप काट दीजिए, ये नहीं है। और जो हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आएगा बंधु वो 1 2 3, मतलब यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है डी ई और ए नंबर। ठीक है, माफ कीजिएगा, ए बी और डी नंबर। ठीक है, ए है कि पाठचर्या संबंधी पहलू और यहाँ पर आगे आता है हमारा बी नंबर की शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन करना, और डी नंबर है सुविधाएं और ठीक है, माफ करना, अच्छा हाँ, डी नंबर हमारा निकल कर आता है कि अनुसंधान, माफ कीजिएगा, हाँ, अनुसंधान और नवाचार में विस्तार करना। ठीक है, इसका काम ये है। ठीक है, ए बी और डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, जबकि परिणामों को हासिल करने में सतत सुधार ये हमारा नहीं होगा, और ना ही सुविधाएं और फैसिलिटी यानी सुविधाएं और सहायता प्रदान करना। तो हमारा यहाँ पर सी और ई नंबर करेक्ट आंसर नहीं है, और बाकी ए बी और सी हमारा करेक्ट आंसर। इसका बहुत अच्छा, आप इसका कंसेप्ट क्लियर करना हो तो इंटरनेट पर सर्च करें, इतना बेहतरीन इसका दिया है। आप इकाई 10 को तैयार करना चाहें तो इंटरनेट से सारी चीज़ें आप ढूंढ सकते हैं। इकाई 9 को भी, जैसे कि मोंट्रियल प्रोटोकॉल है, क्योटो प्रोटो है, या जितने समझौते हुए हैं उनको आप इंटरनेट से ही सर्च करें, तो वहाँ से तैयार करेंगे तो परीक्षा वाले प्रश्न को आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर सब चीज़ें विस्तार रूप से दी गई हैं, जबकि किताबों में इतना विस्तार रूप इसका वर्णित नहीं है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। जल्द मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तो आपको आज की क्लास कैसी लगी, लाइक और कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।